मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, बीए पार्ट 1 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे सत्ता की अवधारणा का सेकंड पार्ट। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सत्ता प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी है और लगभग उसका स्थान वही है जो मानव के शरीर में आत्मा का है। सत्ता को एक सूत्र की तरह से माना जाता है जो विभिन्न समूह संगठन के होते हैं, अंदर काम करते हैं, उनकी क्रियाओं को परस्पर जोड़ता है। हमने इसमें बहुत सी परिभाषाएं भी देखी थी, जिसमें हमने हेनरी फेयोल की परिभाषा देखी थी, जिसका मानना था कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसके पालन करने की शक्ति है। हमने एलन की परिभाषा पढ़ी थी, पैटरसन की परिभाषा पढ़ी थी, हमने थियो हेमन की परिभाषा पढ़ी थी। और इन सब परिभाषाओं से एक बात स्पष्ट तौर से हमारे सामने आई थी कि सत्ता एक वैधानिक शक्ति है जिसके आधार पर अधीनस्थों को काम करने के लिए कहा जाता है और उन्हें बाध्य भी किया जा सकता है और अनुशासनात्मक कार्यवाही उनके खिलाफ हो सकती है अगर वो आदेश की उल्लंघना करते हैं। तो एक तरह से सत्ता जो है वो एक अधिकार है काम कराने का, जो वैधानिक है, वैधानिक शक्ति है। इसमें एक महत्वपूर्ण परिभाषा साइमन की मानी जाती है, जिसको भी हमने पढ़ा था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि सत्ता जो है ये दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है। ये दो व्यक्ति कौन है? एक उच्चाधिकारी है, दूसरा उसका अधीनस्थ है। उच्चाधिकारी निर्णय भी लेता है और अधीनस्थ को आदेश भी देता है और अधीनस्थ उसका पालन करेगा, ऐसा माना जाता है। तो कुल मिलाकर के हमने पढ़ा था कि अधिकार सत्ता, आदेश देने, निर्णय लेने और उनके पालन करवाने की वह शक्ति है जो स्थिति या अधिकार के माध्यम से अधीनस्थों द्वारा स्वीकार किए जाने पर अर्थपूर्ण बनती है और इसका पालन करना अधीनस्थों के लिए आवश्यक है। फिर हम लोगों ने अंतर देखा था सत्ता और शक्ति में, जिसमें हमने देखा था कि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द लगते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। शक्ति के पीछे कानून होना आवश्यक नहीं है, जबकि सत्ता वैधानिक होती है। शक्ति में अगर वैधानिकता मिला दी जाए या कानून मिला दिया जाए तो वो सत्ता बन जाती है। इस संदर्भ में हमने ये देखा था कि शक्ति का अस्तित्व सत्ता के बिना संभव है। शक्ति काम कर सकती है, लेकिन सत्ता शक्ति के अभाव में भी काम करती है। बायस्टेड इसमें बहुत सारी बातों को कहते हैं। इसमें हमने ये भी देखा था कि शक्ति असंस्थागत, परिस्थितिजन्य, अनिश्चित होती है, लेकिन सत्ता जो है वो संस्थागत और स्पष्ट होती है। हमने ये भी देखा था कि सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है, यानी सत्ता दूसरों को दी जा सकती है, जबकि शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। हमने ये भी देखा था कि शक्ति में स्वविवेक का भाव होता है, जबकि सत्ता में स्वविवेक होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें देखी थी। उसके बाद हमने देखे थे सत्ता के प्रकार। उसमें हमने 3 प्रकार देखे थे: रेखा अधिकार सत्ता, स्टाफ अधिकार सत्ता और क्रियात्मक अधिकार सत्ता। फिर हमने सत्ता के स्रोत पिछली क्लास में देखा था और हमने देखा था कि इसके संबंध में 3 विचारधाराएं प्रचलित हैं। पहली विचारधारा है औपचारिक सत्ता विचारधारा, जिसके अनुसार अधिकार सत्ता वो धारणा है जिसमें अधिकारों का प्रेषण सामाजिक संस्थाओं से और व्यक्तिगत प्रबंधकों को होता है। दूसरा जो इसका स्रोत था, उसमें हमने देखा था स्वीकृति की विचारधारा, यानी सत्ता को जब अधीनस्थों के माध्यम से स्वीकृति मिलती है तभी वो काम करती है, इसके बिना वो काम नहीं करती। और सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि अधीनस्थ जो हैं वो अधिकारी के प्रति या सत्ता के प्रति आज्ञा का भाव रखते हैं। तीसरा है सक्षमता विचारधारा। उसमें ये मान्यता मानी गई कि विश्व में जो योग्य और सक्षम व्यक्ति हैं उनके हाथ में अपने आप नेतृत्व और सत्ता आ जाती है, चाहे उनके पास कोई विशिष्ट पद हो अथवा नहीं हो। आज हम उसके आगे देखेंगे सत्ता के कार्य। सत्ता का महत्व एक सिद्धांत के रूप में भी है और एक साधन के रूप में भी है। इसके कुछ लक्ष्य हैं। इसके माध्यम से दूसरे लोगों के द्वारा निर्णयों को पूरा कराया जाता है, लोगों के व्यवहार को समन्वित किया जाता है, विभिन्न समूह में जो कार्य हैं उनमें सामंजस्य बिठाया जाता है। मोटे तौर पर सत्ता के 3 कार्य माने हैं और साइमन ने इन 3 कार्यों का उल्लेख भी किया है। पहला कार्य है
सत्ता कुछ उत्तरदायित्व सौंपती है उन लोगों को जो सत्ता का प्रयोग करते हैं, यानी जिनके पास सत्ता है वो कुछ उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करते हैं। दूसरा है, ये जो सत्ता है यह निर्णय लेने में विशेषज्ञता को काम में लाती है। तीसरा है, यह क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करती है। जैसे एक समूह है, एक संगठन है, उसके अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य ये करती है। तो सत्ता का जो एक महत्वपूर्ण या प्रमुख कार्य है वो है व्यक्तिगत कार्यों की समाज द्वारा स्थापित आदर्शों के साथ एक रूपता स्थापित करना। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, इसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें उच्च स्तर की बुद्धि का प्रयोग किया जाता है और वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। तीसरा कार्य है समन्वय स्थापित करना संगठन के अंतर्गत। सत्ता की तुलना सामान्य तौर पर मानव शरीर से करते हुए कुछ लोग ये मानते हैं कि जैसे मस्तिष्क शरीर के अन्य भागों को आदेश देता है, निर्देशित करता है और बदले में सूचनाएं प्राप्त करता है, उसी तरह से संगठन में भी सत्ता प्राप्त व्यक्ति अन्य सदस्यों को आवश्यक निर्देश और आदेश देता है और उन सदस्यों के माध्यम से संगठन की गतिविधियों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करता रहता है। अब हम देखेंगे सत्ता पालन का आधार क्या है, कैसे सत्ता का पालन कोई व्यक्ति करता है। इसके बारे में भी बहुत सारे विचारकों का मत है। पहली बात जो कही गई कि सत्ता का पालन किस आधार पर होता है, किन कारणों से होता है, तो पहला है विश्वास। एक व्यक्ति जब सत्ता के आदेश को सुनता है तो उसके प्रति उसमें एक विश्वास होता है और उस विश्वास के कारण वो उसको मानता है। दूसरा है एकरूपता। इसी तरह से जो लोग परामर्श दे रहे हैं या जो लोग निर्णय दे रहे हैं या जो आदेश दे रहे हैं, जो सुझाव दे रहे हैं, उन सब में कुछ एकरूपता होती है और इसी कारण भी व्यक्ति उसकी बात को मानता है, सत्ता की बात को स्वीकार करता है। तीसरा आता है इसमें दबाव। कभी कभी व्यक्ति को दबाव में भी विभिन्न बातों को मानना पड़ता है। ये दबाव सर्वोच्च अधिकारी का कार्य करवाने के लिए होता है और कभी कभी कार्य इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसे करने का भी दबाव होता है, इसलिए लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं। और चौथी बात जो आती है वो है वैधानिकता, यानी लोगों की एक सामान्य सी प्रवृत्ति होती है कि सत्ता को वैधानिक स्वरूप यदि प्राप्त है तो उसकी बात को मान लिया जाता है। संगठन में पद सोपान के कारण सत्ता के क्रियान्वयन को वैधता दी जाती है। जैसा कि साइमन का मानना है कि सत्ता को इसलिए माना जाता है क्योंकि उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। अब आते हैं सत्ता के संबंध में विभिन्न विचार। सबसे पहले देखेंगे मैक्स वेबर के विचार इस संबंध में क्या है। मैक्स वेबर की जो धारणा है सत्ता के संबंध में, मैक्स वेबर का मानना है कि जो सत्ता है वो तर्कपूर्ण व्यवस्था है प्रशासन को चलाने की। मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री हैं और उनका जो प्रयास था वो अधिकार सत्ता का वर्गीकरण करना था और नौकरशाही का जो सिद्धांत है इनका वो सत्ता के सिद्धांत का एक अंग है। उनका मानना है कि सत्ता या प्रभुत्व का अर्थ नियंत्रण की आधिकारिक शक्ति है, यानी जो नियंत्रण करने वाला व्यक्ति है उसके पास ये आधिकारिक शक्ति होती है जिसके माध्यम से वो दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाता है और यदि तर्कसंगत और वैध है ये प्रभुत्व शक्ति तो जनता या अधीनस्थ उसको स्वीकार कर लेते हैं। मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की अधिकार सत्ता बताई है। पहला है पारंपरिक प्रभुत्व या सत्ता। इसके अंतर्गत आदतन व्यक्ति या अधीनस्थ अधिकारी शासक और अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनकी आदेश की पालना करते हैं, इसलिए ये परंपरागत है। क्योंकि ये वैध इसलिए है कि परंपरा से चला आ रहा है कि जो उच्च अधिकारी है या जो प्रभुत्वशाली है उसकी बात को उसके अनुयायी या उसके अधीनस्थ मानेंगे। तो इस तरह से ये एक सामंतशाही रूप में दिखाई देती है, राजतंत्रात्मक रूप में भी ये दिखाई देती है, धर्म गुरुओं के रूप में भी ये दिखाई देती थी। दूसरा आता है
करिश्माई या श्रद्धा पर आधारित सत्ता, जब अधीनस्थ अधिकारी अपने वरिष्ठ के आदेश को इस आधार पर न्यायसंगत मानते हैं कि सत्ताधारी व्यक्ति में एक जादुई प्रभाव है, उसकी बात अभूतपूर्व है, उसमें दैवीय गुण हैं, तो ऐसी स्थिति में भी अधीनस्थ बिना सोचे समझे उसकी बात को मानते हैं। जैसे हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस तरह की बहुत सारे नेतृत्व हमारे सामने आते हैं। जैसे महात्मा गांधी का व्यक्तित्व इस तरह का रहा, या सुकर्णो का रहा, या नासिर का रहा, या नेहरू का रहा, या एनक्रोमा का रहा, शेख मुजीबुर रहमान का रहा, मार्शल टीटो का रहा, यूनो का रहा। तो ये अद्वितीय व्यक्तित्व थे जो करिश्माई थे और इनकी बात को स्वतः ही जनता आदेश के तौर पर मानती थी। तीसरा प्रकार है वैधानिक सत्ता। जब अधीनस्थ किसी आदेश को इस आधार पर मानते हैं कि ऐसा करना तार्किक, कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण है, तो इसे वैधानिक सत्ता माना जाता है। इसके अंतर्गत जो पद है उससे सत्ता निकलती है और उसी के माध्यम से वो कार्य करता है। मैक्स वेबर नौकरशाही को तार्किक वैधानिक सत्ता का प्रतिरूप मानते हैं। विधिक सत्ता से जो समर्थित नौकरशाही है वो संगठन का सबसे प्रभावशाली तत्व होता है। तो ये तो हुई मैक्स वेबर की धारणा। अब आते हैं चेस्टर बर्नार्ड की धारणा पर। चेस्टर बर्नार्ड ने सत्ता के संबंध में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को दिया गया आदेश उसके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो ये उसके ऊपर सत्ता का होना प्रमाणित करता है और व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए बाध्य होता है। आदेश की अवहेलना अगर वो कर रहा है तो इसका अर्थ है कि उसने सत्ता को अस्वीकार कर दिया। तो इसलिए बर्नार्ड ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये निर्णय करना कि कोई आदेश सत्ता रखता है अथवा नहीं उन व्यक्तियों पर निर्भर है जिन्हें ये आदेश दिया जाता है, उन व्यक्तियों पर नहीं जो कि सत्ता में है अथवा जो ये आदेश जारी करते हैं। तो एक तरह से जो चेस्टर बर्नार्ड का जो सिद्धांत है सत्ता का, वो इस बात पर जोर देता है कि एक अधिकारी की सत्ता हमेशा उसके अधीनस्थों द्वारा दी गई स्वीकृति या अनुमति पर आधारित है। इनका मानना है कि सत्ता नीचे से ऊपर की ओर आती है और प्रबंधकीय वास्तविक स्रोत उच्च पद नहीं है बल्कि अधीनस्थ कर्मचारी है, उनके माध्यम से जो स्वीकृति दी जाती है वही सत्ता का वास्तविक उद्गम बिंदु है, वही उत्पत्ति का आधार है। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारी के आदेश को क्यों स्वीकार करेगा, इसके बारे में भी चेस्टर बर्नार्ड बताते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा वो 4 कारणों से करता है। पहला, जब वो आदेश को पूर्ण रूप से समझ जाता है, यानी उसकी भाषा को समझ गया, उसके विवेचन को समझ गया, तो उस आदेश की पालना कर लेता है। दूसरी स्थिति तब आती है जब उसको लगता है कि जो आदेश उसे दिया जा रहा है वो जिस जगह वो काम कर रहा है उसके उद्देश्य के अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। अगर वो प्रतिकूल है तो आदेश की पालना नहीं करेगा, तो इसलिए भी वो पालना कर लेता है। नेक्स्ट आता है जब वो समझता है कि कुल मिलाकर कि उसे दिया गया आदेश संगठन के प्रतिकूल नहीं है, दिया गया आदेश उसके निजी हितों के अगर अनुकूल है तो उसी स्थिति में भी वो आदेश की पालना करता है। अगर उसे लगता है कि वो उसके हित में नहीं है तो वो उसकी पालना नहीं करता। चौथी बात आती है कि जब वो मानसिक और शारीरिक रूप से उस आदेश की पालना करने में समर्थ होता है तो भी वो उसकी पालना करता है। तो इस तरह से चेस्टर बर्नार्ड इस बात पर जोर देते हैं कि जिन आदेशों का व्यवहार में अधीनस्थ कर्मचारियों से पालन कराया जाना कठिन हो या ऐसे आदेश हो जो असंभव हो, उनको नहीं दिया जाना चाहिए। और यदि ऐसा होता है कि उन्हें देना पड़े तो अधीनस्थों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, प्रेरणा दी जाए, फिर उनसे काम लिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो सत्ता की अवहेलना होती है और नीचे से ऊपर को सत्ता चलती है, क्योंकि यही वास्तविक है। एक और महत्वपूर्ण बात चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं आदेशों की स्वीकृति के संबंध में, और वो है उदासीनता के क्षेत्र की अवधारणा।
वो कहते हैं कि ये जो स्वीकृति की अवधारणा है इसमें 3 श्रेणियां होती हैं। पहला है कि जो स्वीकृति योग्य नहीं है, यानी अधीनस्थों द्वारा जिनका पालन नहीं किया जाता, कुछ आदेश ऐसे होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो तटस्थता की पंक्ति में आते हैं, जिन्हें मुश्किल से स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। तीसरे वो आदेश हैं जिन्हें अधीनस्थ निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं, यानी वो मान के चलते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं तो ऐसा तो होगा ही। जैसे कोई नौकरी में आता है, सरकारी नौकरी में आता है, तो वो ये मान के चलता है कि उसका स्थानांतरण होगा, तो उसके प्रति वो उदासीन रहता है, बहुत ज़्यादा परवाह उसकी वो नहीं करता। तो इस तरह से उनका मानना है कि जिन आदेशों के प्रभावों से व्यक्ति पूरी तरह परिचित है उनके प्रति प्राय उदासीन रहता है, और ऐसे आदेश उदासीनता के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं सत्ता की सीमाएं। सत्ता हमने जैसे देखा वैधानिक है, असीमित नहीं है, व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करती है, आदेश ग्रहण करने वाली की सीमा पर निर्भर करती है, अनुभव और विश्वास पर निर्भर करती है, परंपराओं पर निर्भर करती है। तो बहुत सी सीमाएं हैं इसकी। पहली है तकनीकी सीमा। प्रौद्योगिकी बहुत तेज़ी से काम कर रही है, इसलिए कार्य ऐसे व्यक्ति को सौंपा जाए जो उसमें पारंगत हो। दूसरा है जैविक सीमाएं। अधीनस्थों को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए जिससे अधीनस्थों के जीवन को खतरा हो, और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा आता है कानूनी सीमाएं। जो आदेश दिया जा रहा है वो कानूनी तौर पर किसी व्यवस्था का उल्लंघन न करता हो, ये भी देखा जाना चाहिए। तो किसी भी आदेश की सीमाएं हैं कानूनी अपनी। चौथा आता है मनोवैज्ञानिक सीमाएं। जो आदेश दिया जा रहा है उसकी प्रतिक्रियाएं अपने आप में सीमाएं निर्धारित करती हैं, तो संभावित प्रतिक्रियाओं को भी आदेश देते समय ध्यान में रखना चाहिए। पांचवा आता है आर्थिक सीमाएं। प्रबंधकों की जो सत्ता है वो बहुत विस्तृत हो सकती है, लेकिन जो संसाधन है, आर्थिक संसाधन किसी भी संस्था के पास में, वो बहुत सीमित होते हैं, इसलिए आदेश की सीमाएं भी निर्धारित हो जाती हैं। छठा आता है प्राकृतिक सीमाएं। जलवायु है, भौगोलिक स्थिति है, वातावरण है, प्राकृतिक संकट है, ये भी अधिकार सत्ता को सीमित करते हैं, यानी आदेश इन सबको ध्यान में रख करके ही दिया जाना चाहिए। अन्य सीमाएं भी हैं बहुत सारी, जैसे श्रम संगठनों की कार्यवाहियाँ हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, समूह का व्यवहार है, जनसाधारण की सोच है। इन सब के माध्यम से भी काफ़ी हद तक इसकी सीमा निर्धारित होती है, इसलिए सत्ता असीमित नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।